अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? मेरी आवाज ठीक आ रही है? कुड यू सी माय स्क्रीन प्रॉपरली? ऑलराइट, वंडरफुल। चले जी, जबरदस्त। अच्छा जी, स्कैन्स ई कैंपस। अच्छा जी, ये बड़ी एक अच्छी सी हमने इनोवेटिव किस्म की अपग्रेडेशन की है बेसिकली, जिसमें बहुत ज्यादा हमने ख्याल रखा है उन लोगों का जो जॉब कर रहे होते हैं या जिनके क्लैशेस आ रहे होते हैं या कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते फेस टू फेस क्लासेस में, या किसी भी रीजन से वो फेस टू फेस क्लास नहीं ले पा रहे होते। तो इट इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव कि आप सेम लेक्चरर से विजुअली you will get all the tuitions and you will be able to prepare your exam for that. इसमें अच्छी बातें जो हैं ई कैंपस में, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, वो ये है कि मैं अपने टीचर को एक ही कॉन्सेप्ट 10 दफा रिपीट करने को कहूँ तो इट्स जस्ट अ क्लिक अवे है जी। तो और सेकेंडली, ये जो दूसरा इसका सबसे अच्छा फैक्टर है वो मुझे ये लगता है कि मेरे पास 100% सिलेबस अवेलेबल है। मुझे अपने टीचर से ये सवाल नहीं पूछना पड़ता कि कोर्स कब खत्म होगा। ठीक है जी, कोर्स अब तभी खत्म होगा जब आपकी जो है हिम्मत खत्म होगी। अगर तो आप अपनी हिम्मत से अब चाहें तो बेशक 1 महीने में कोर्स खत्म करें और अगले 1.5 महीने में बैठ के टिका के अच्छी सी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेशंस हमने इसके अंदर भी इंक्लूड किए हुए हैं। प्रैक्टिस सेशंस हम आपको सेशन के एंड पर कैंपस इनसाइट पे क्वेश्चंस एलोकेट करके भी देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, जो बिल्कुल एग्जाम्स के करीब तरीन प्रैक्टिस है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कैंपस इनसाइट का सॉफ्टवेयर है, इट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर एक्चुअल एग्जाम सॉफ्टवेयर। तो rather than doing something on copy pencil, when it is going to be examined on Excel and Word and an exam software, why not to try all the kit and examples from that exam software? That would be much better. आप यही काम ACCA के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं वैसे तो, बट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे थोड़े रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि हम हर अटेम्प्ट के बाद डेफिनेटली एक एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं, जिस एनालिसिस में हमें लगता है कि इस दफा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले क्वेश्चंस मोस्टली आपको एलोकेट कर देते हैं कैंपस इनसाइट पे, एंड देन rather than doing from a kit and a copy pencil, you attempt them on campus insight. और जहां प्रॉब्लम आए, कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस करते हुए फंसे, वहीं से उसी टॉपिक की आप वीडियो ओपन करें और अपना टॉपिक जो है वो रिफ्रेश कर लें। So these are the merits and demerits of the e-campus. Yes, the demerit is you won't be able to communicate with me directly while attending the lecture, but there will be live sessions. लाइव सेशंस हम यूजुअली 2 से 3 करते हैं इन अ सेशन। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करें कि हमें और ज्यादा लाइव सेशंस चाहिए तो फिर हम इंक्रीज भी कर देते हैं। जैसे हमारे पास लास्ट टाइम टीएक्स के कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम से 2 दिन पहले दे सेड वी नीड लाइव सेशंस, तो हमने एक्चुअली एग्जाम से 3 दिन पहले तो फिर हमने 3 लाइव सेशंस रख दिए उनके लिए कि अगर उनकी कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग है, क्योंकि यूजुअली एसीसी के बच्चा क्वेश्चन आंसरिंग टीचर से आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ही करना चाह रहा होता है। लेकिन विद इन द कोर्स भी डेफिनेटली हमारे 3 से 4 लाइव सेशंस प्लान्ड होते हैं, जिसमें आप अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमारे से कम्युनिकेट करके तो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, और कोई आपका ई कैंपस से रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो मैं अभी आई वुड लाइक टू आंसर इट राइट नाउ। अदरवाइज फिर मैं पेपर के इंट्रो पर जाने लगा था। जी बॉयज एंड गर्ल्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रेलेवेंट टू ई कैंपस। ऑलराइट, वंडरफुल। अच्छा, आई होप आप सबने सैंपल जो वीडियो है वो तो देखी है, राइट? वंडरफुल। चले, सही हो गया। तो सैंपल वीडियो में इसलिए पूछ रहा था कि समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो खाली जो एक स्क्रीन होती है उसको देखकर नहीं पढ़ना चाह रहे होते। दे वांट टू सी दैट कि वो एक विजुअल एक्सपीरियंस लेना चाह रहे होते हैं। तो हमने फिर थोड़ा सा किरमानी भी वीडियो के साइड पर रखा हुआ है जी। लेक्चरर भी आपको नजर आ रहा होता है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसको जितना इंटरेक्टिव किया जा सके उतना करें। अगर आप लोगों को लगे कि इसको और इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है
So you can contact me, and I'm a guy who always accept the innovation, and I would like to induce those innovations into my product. तो आपको लगे कि इस तरह के बजाय अगर ये ऐसे हो जाता तो हमारे लिए और भी अच्छा होता, तो डू लेट मी नो. आई विल डेफिनेटली री रिकॉर्ड एंड अपग्रेड माय मेथड ऑफ टीचिंग एज वेल. ठीक है. अच्छा, ले जी. एटीएक्स का पेपर जो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं. आप थैंक यू सो मच नुमान, सो नाइस ऑफ यू. तो बट परफेक्शन तभी रहती है अगर उसमें कांस्टेंट अपग्रेडेशन होती रहे. अगर अपग्रेडेशन ना हो तो वो फिर उतने इफेक्टिव नहीं रह जाते फिर बाद में, है जी. परफेक्शन लूज होना शुरू हो जाती है. तो बस उस वजह से बाकी आपकी बड़ी जरा नवाजी है जी. अच्छा, कमिंग बैक. अच्छा जी, कमिंग टू आवर सब्जेक्ट के एटीएक्स का जो पेपर है इसमें हमने किन किन एरियाज को देखना होता है. तो या इन अदर वर्ड्स हम ऐसे कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन टू द एरियाज ऑफ सिलेबस अगर हम लेना चाहें तो वो क्या है. उसके लिए बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप एवरीवन नोज कि किसी भी कंट्री में टैक्स देने वाली दो शख्सियात होती हैं. एक इंसान और एक कंपनीज. ठीक है. तो कुछ टैक्सेशंस हमारे पास इंसानों के लिए डिजाइन हुई हुई हैं और कुछ टैक्सेशंस हमारे पास कंपनीज के लिए डिजाइन हुई हुई हैं. मैं जरा आपको सभी की सभी दिखाता हूं, बताता हूं, और फिर हम आगे इंशाल्लाह बात करते हैं. अच्छा, जहां तक बात है कि कौन कौन से एरियाज हैं हमारे सिलेबस में, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो हमने कमिंग फ्यू मंथ्स में देखने हैं. तो उसमें जी इंट्रोडक्शन में द फर्स्ट वन विच वी could discuss could be income tax. Acha, income tax, boys and girls, is a tax which is payable by individuals. Individuals upon what? Upon incomes, obviously. ठीक है. तो इंसान जो इनकम्स कमाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स दिया जाता है उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं. ठीक है. अच्छा, लेकिन इंसानों को एक एक इनकम के ऊपर बेचारों को यूके में दो दो टैक्स भी देने पड़ सकते हैं. एक और टैक्स भी होता है जी जो इनकम टैक्स के साथ साथ आपको देना पड़ सकता है, विच इज कॉल्ड एनआईसी. या ऐसे कह लें, यूके में कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर दो दो टैक्स पड़ते हैं. इनकम टैक्स भी पड़ता है और एनआईसी भी. ठीक है. ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हर इनकम पर पड़ेगा, लेकिन कुछ पर पड़ेगा. तो अब अगर आप जानना चाहते हैं कि किन इनकम्स पर एक इनकम टैक्स और किन इनकम्स के ऊपर इनकम टैक्स के साथ साथ एनआईसी भी पड़ता है, तो वो इंशाल्लाह आपको आगे चल के मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पता चल जाएगा. ठीक है. अच्छा, लेकिन ज़हन बनाए कि इंसान एक चीज कमाते हैं, इनकम, और उन्हें देना पड़ सकता है इनकम टैक्स और एनआईसी दोनों. ठीक है. अच्छा, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई वुड लाइक टू कमेंट अपॉन कि सर व्हाट डू यू मीन बाय इनकम. कौन सी इनकम ऐसी होती है जो एक इंसान कमाता है तो हमें उस पे इनकम टैक्स पे करना होता है. तो वो आप खुद सोचें. आप सोचें कि आपने इसी से क्वालिफाई करना है तो क्यों करना है. आपने भी इनकम्स कमानी है. कौन सी इनकम्स कमानी है. तो आप कहेंगे जी कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मैं एम्प्लॉयमेंट इनकम कमाऊंगा. अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर लें, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कमाएंगे. अच्छा, वर्ड हम यूज करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट्स. ठीक है. बट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तब हो जाता है जब कोई पेपर में कहता है कि भाई मैं सर्विसेज बेचता हूं या मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं. असल में द वर्ड बिजनेस इज बिन रिप्लेस्ड विद वर्ड ट्रेडिंग इन टैक्सेशन. मतलब टैक्स में आप अगर कारोबार करते हैं, आप बेशक सर्विसेज बेचते हैं, आप बेशक ट्रेड करते हैं, यहां से माल खरीदा वहां पर बेच दिया, या आप मैन्युफैक्चरिंग कर कर बेचते हैं, हम तीनों कारोबारों से आने वाले प्रॉफिट्स को क्या बोलेंगे. हम ट्रेडिंग प्रॉफिट ही बोल रहे हैं. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये बंदा तो सर्विसेज का कारोबार कर रहा है तो हम इसके प्रॉफिट को ट्रेडिंग प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं. बेटा, ये मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा तो हम इसके प्रॉफिट को ट्रेडिंग प्रॉफिट ही कहेंगे. हाँ, ट्रेडिंग करेगा तो फिर तो जाहिर है ट्रेडिंग प्रॉफिट कहेंगे. अच्छा, फिर इसके बाद एक और इनकम होती है जिसे हम कहते हैं रेंटल
इनकम कहां से आती है? फ्रॉम रेंटल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। फ्रॉम रेंटल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। देखें, मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूं और जो मैं चाहता हूं कि आपके ज़हनों में पिन्हा हो जाए, वो क्या है? वो मैं आपको कहूं कि मैं ट्रक्स किराए पर देता हूं, मैं बसेस किराए पर देता हूं, मैं वैन्स किराए पर देता हूं, मैं बाइक्स किराए पर देता हूं, मैं जनरेटर्स किराए पर देता हूं। आप कहेंगे सर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको कहूं कि मैंने लैंड या बिल्डिंग किराए पर दी, तो आप कहेंगे सर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं कमाते। आप एक नॉन ट्रेडिंग इनकम कमाते हैं जिसका नाम है रेंटल इनकम। आप एक नॉन ट्रेडिंग इनकम कमाते हैं जिसका नाम है रेंटल इनकम। और बॉयज, गर्ल्स, वो लैंड एंड बिल्डिंग जो रेंटल इनकम कमाने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम बिजनेस एसेट भी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे सीजीटी में जाके बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यही कॉन्सेप्ट मैं आगे जाकर आपके आईएचटी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से रिवाइज करूंगा। राइट नाउ आई वांट यू गाइस, राइट नाउ आई वांट इज कि आप ये ज़हन में रखें कि दुनिया का कोई भी चीज किराए पर दी जाए तो जो इनकम आती है उसे ट्रेडिंग प्रॉफिट कहा जाता है, सिवाय लैंड एंड बिल्डिंग के। लैंड एंड बिल्डिंग अगर किराए पर दे दी जाए तो जो इनकम आती है उसे ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं, उसे रेंटल इनकम या उसे प्रॉपर्टी इनकम कहा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा इनकम्स अगर हम कहें तो दैट डिपेंड्स के आपके पास कौन से इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं। मतलब अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप डिविडेंड इनकम कमा सकते हैं। अगर आपके पास डिबेंचर्स हैं, लोन नोट्स हैं, ये किसी बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, तो आप इंटरेस्ट इनकम्स कमा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ही अगर मैं आपको कहता हूं कि आप किसी ऐसे क्लाइंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हु हैज बिन रिटायर्ड, ही इज एज 65 और मे बी अबव, एंड दैट्स व्हाई ही इज अ रिटायर्ड पर्सन, तो भाई वो फिर पेंशन इनकम भी कमा सकता है। ठीक है। तो ये मेनली 6 बड़े वो हेड्स हैं इनकम के जो एक इंसान कमा सकता है while ही इज इन यूके। अब इनमें से कोई भी इनकम अगर आप कमाएं तो बीइंग एन इंडिविजुअल आपने कौन सा टैक्स देना है? इनकम टैक्स तो फॉर श्योर देना है। एनआईसी इनमें से किन इनकम्स पर होती है? तो आई कैन टेल यू नाउ, सिर्फ 2 पर, ट्रेडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम। ट्रेडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम, इन 2 पर आप ऐसे कह सकते हैं इनकम टैक्स भी पड़ता है मेरे बच्चों और एनआईसी भी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं मेरा बिजनेस है, मैं अपना ट्रेडिंग स्टॉक बेच रहा हूं, तो आप कहेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट, और ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब है इनकम टैक्स एंड एनआईसी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं मैंने कोई नॉन करंट एसेट बेच दिया, तो आप कहेंगे कि सर नॉन करंट एसेट बेचने पर इनकम टैक्स नहीं होता, क्योंकि नॉन करंट एसेट बेचने पर प्रॉफिट नहीं गेन होता है। प्रॉफिट नहीं गेन होता है, और जब गेन होता है तो टैक्स का नाम होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। वंस अगेन, कैपिटल गेन्स टैक्स भी पे किया जाता है बाय इंडिविजुअल्स अपॉन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो जब कोई नॉन करंट एसेट बेचता है मेरे बच्चों, तो हम इसे कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग स्टॉक बेचने से तो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, नॉन करंट एसेट बेचने से कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है। इसलिए आप जो टैक्स देंगे वो कैपिटल गेन्स टैक्स कहलाएगा। अच्छा, अब जब मैं ये बात करता हूं कि इंसान अपनी इनकम पर इनकम टैक्स और गेन्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स देते हैं, और साथ में लिख भी देता हूं बाय इंडिविजुअल्स बाय इंडिविजुअल्स, तो कुछ बच्चे बैठे सोच रहे होते हैं कि सर क्या एक कंपनी को गेन्स नहीं आते? क्या एक कंपनी को इनकम्स नहीं आती? बेटा बिल्कुल आती है। लेकिन कंपनी अपने गेन या इनकम पर
इनकम टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स नहीं देती। कंपनीज के लिए होता है मेरे बच्चों कॉरपोरेशन टैक्स, पेबल बाय कंपनीज इन यूके अपॉन बोथ इनकम्स एंड गेन्स। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे कह सकते हैं, इंसानों के लिए तो दो दो मुसीबतें गले डाली हैं। इनकम कमाओ तो एक अलग टैक्स, इनकम टैक्स दो, और अगर तुम्हें गेन हो जाए तो एक अलग टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स दो। कंपनीज को क्या कहते हैं? कंपनीज को वो कहते हैं भाई आपके सर पे तो हमारा मुल्क चलता है। इस वजह से कंपनीज को ये कहा जाता है कि भाई आप अपनी इनकम्स पर भी और आप अपने गेन्स पर भी, आप अपनी इनकम्स पर भी और आप अपने गेन्स पर भी, यहीं से आप अपनी इनकम्स पर भी और आप अपने गेन्स पर भी, दोनों पर ही कॉरपोरेशन टैक्स दे दें। तो इन अदर वर्ड्स, इनकम इंसान कमाए तो अलहदा टैक्स दे, गेन कमाए इंसान तो अलहदा टैक्स दे, बट इन कंपनीज के लिए दोनों को एड अप करें और दोनों पर कॉरपोरेशन टैक्स ही लगाया जाएगा। दरमियान में मैंने एक जगह खाली छोड़ी, क्योंकि वो बात असल में इस बारे में होने लग गई कि इनकम और गेन सिर्फ इंसान ही कमाते हैं, कंपनियां नहीं कमाती। तो बिल्कुल जी, इंसान भी कमा सकते हैं, कंपनियां भी कमा सकती हैं, लेकिन टैक्सेस का फर्क है। तो इस वजह से मैं दरमियान में एक टैक्स स्किप करा गया, जरा आप उसकी भी बात कर रहे थे, इनहेरिटेंस टैक्स। हाँ जी मेरे बच्चों, इनहेरिटेंस टैक्स कब होता है? कोई बताएगा मुझे? मुझे याद है आप सब तो मेरे साथ है बिल्कुल, है ना? ओके, तो इनहेरिटेंस टैक्स कब होता है? यूजुअली इसका जवाब ये मिलता है मुझे कि इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो मरने पर होता है, जो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होता एक्चुअली बच्चों। इनहेरिटेंस टैक्स जो है ये इनहेरिटेंस ट्रांसफर करने पर होता है। जिंदा या मुर्दा ये मसला नहीं है। इनहेरिटेंस ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो फिर एंजॉय करें। अगर इनहेरिटेंस ट्रांसफर हुई है गिफ्ट्स की वजह से या कोई भी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन की वजह से, तो फिर वही इनहेरिटेंस टैक्स की कॉन्सिक्वेंसेस देखनी पड़ेगी। बेशक एक जिंदा इंसान ट्रांसफर करे, गिफ्ट करे, या एक बंदे की मरने की वजह से जायदाद ट्रांसफर हो। तो हाँ, अलबत्ता द गुड थिंग इज कि कंपनीज की कोई इनहेरिटेंस नहीं होती, तो कंपनीज इनहेरिटेंस टैक्स नहीं देती। ऑब्वियसली इनहेरिटेंस टैक्स इज आल्सो पेड बाय इंडिविजुअल्स एंड ट्रस्ट्स। ठीक है जी, एंड ट्रस्ट्स, इंडिविजुअल्स और ट्रस्ट दोनों इनहेरिटेंस टैक्स देते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इंडिविजुअल्स अपनी जायदाद को दो तरीकों से आने वाली नस्लों के नाम करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स तो डायरेक्टली अपनी आने वाली नस्लों के नाम कर देते हैं जायदाद, और कुछ इंडिविजुअल्स वो जायदाद जो अपने आने वाली नस्लों को देनी हो वो ट्रस्ट के थ्रू आने वाली नस्लों को देते हैं। हम दोनों केसेस में इनहेरिटेंस टैक्स की कॉन्सिक्वेंसेस इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बल्कि मेरे जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने इनहेरिटेंस टैक्स से ही पढ़ाना शुरू किया है। और बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस सीक्वेंस में मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं ऑन योर वेबसाइट ऑफ ई कैंपस, दैट सीक्वेंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आप उसी सीक्वेंस में अपने सिलेबस को कवर करें, दैट वुड बी ऑफ वेरी लाइक दैट वुड बी अ वेरी इफेक्टिव अप्रोच फॉर यू गाइस। ठीक है, यू लर्न बेटर एंड फास्टर if you will follow that sequence which I am using for teaching you, yeah, while in a sequence in which I have uploaded your lectures. ठीक है, मैंने सबसे पहले वहां पर इनकम टैक्स डिस्कस किया है, बल्कि मैं यहां लिख ही देता हूं, साथ नंबरिंग कर देता हूं मैं। ठीक है, मैंने वहां पर सबसे पहले इनकम टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, फिर नंबर 2 पर मैंने कैपिटल गेन्स टैक्स, नंबर 3 पर मैंने इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के अंदर ही एनआईसी भी डिस्कस हो जाती है, and then in your recordings I would move towards corporation tax, and after that the last one is VAT, value added tax. अच्छा, एक स्टैम्प ड्यूटी टैक्स भी होता है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन वो कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, वो एक पेज का टैक्स है, और किसी लेक्चर की अगर हम बात करें तो वो कोई 15 मिनट से 20 मिनट का लेक्चर है। तो मैं इस वजह से इंट्रोडक्शन में उसका ज्यादा नाम लेता नहीं हूँ स्टैम्प ड्यूटी का, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड
कि वो एक बहुत छोटा सा स्टैम्प पेपर, जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं, वहां इंग्लैंड में आप उसे स्टैम्प ड्यूटी कह देते हैं। अलबत्ता जी फाइनली एक टैक्स है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो आप लोगों ने मेरे ख्याल में FA1 FA2 में भी पढ़ा, फिर आपने TX में भी पढ़ा, और ये ATX में भी हम पढ़ेंगे। एडिशनल टॉपिक्स डेफिनेटली जी वैट के अंदर आप देखेंगे, ATX के अंदर, जो आपने TX में नहीं देखे। डेफिनेटली देयर इज क्वाइट अ लॉट व्हिच इज कंपेयर्ड टू TX। अच्छा, अब मैं जरा एक सेकंड के लिए, सिलेबस तो हमारे में तो ये 5 मेन एरियाज हैं, 6वां कुड बी द स्टैम्प ड्यूटी। अच्छा, लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स, अभी राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन द पेपर ऑफ TX एंड इन द पेपर ऑफ ATX। तो बच्चों देखो, TX का पेपर जो होता है, दैट इज बेसिकली पकी पकाई खीर। मतलब क्लाइंट से मीटिंग आपका सीनियर करता है, उस मीटिंग से आइडेंटिफाई होता है कि 5 एरियाज पे टैक्सेशन में हमने काम करना है। आपको उन 5 में से एक एरिया की इंफॉर्मेशन दी जाती है। मे बी वो एरिया अगर इनकम टैक्स है, तो आपको कहा जाता है ये इस बंदे की इनकम्स हैं, ये इसके एक्सपेंसेस हैं, आप जरा इनकम टैक्स बता दें। पकी पकाई खीर। ATX में बेटा आपको क्लाइंट से डायरेक्ट करा दिया जाता है, क्लाइंट ने क्या भेजा है हमें, वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, आप खुद वो सब कुछ पढ़ते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी पता करते हैं, क्लाइंट का अवेलेबल डाटा भी पता करते हैं, और ये भी आप ही पता करते हैं कि अब जो कुछ क्लाइंट पूछ रहा है, उसके लिए हमें एक टैक्स कैलकुलेट करना है, 2 कैलकुलेट करने हैं, 3 कैलकुलेट करने हैं, ये भी आप ही पता करेंगे। क्योंकि बॉयज, अगर लेट्स से एक बंदा आपको कहता है कि मेरे फादर ने एक बिजनेस मुझे गिफ्ट किया है, जो बिजनेस में अगले 2 साल चलाऊंगा और फिर कंपनी में कन्वर्ट कर दूं, तो पहले तो फादर ने उसको एक बिजनेस गिफ्ट किया, इसमें हम IST की इंप्लीकेशंस पे में भी बात कर रहे हैं। फिर उसने 2 साल बिजनेस चलाया, तो हम इनकम टैक्स और NIC की बातें कर रहे हैं। और 2 साल के बाद वो इसको कंपनी में कन्वर्ट कर देगा, तो हम कॉरपोरेशन टैक्स की बात कर रहे होंगे। TX में इन तीनों में से किसी एक खिड़की को खोला जाता था, और आपको कहानी सुना दी जाती थी, और आप उसी कहानी का आंसर दे देते थे। यहां पूरी फिल्म दिखाई जाती है आपको, और फिर उसके अंदर से आप खुद पता करते हैं कि इसके लिए ये, इसके लिए ये, और उसके लिए ये है जी। दिस इज वेयर अ लेक्चरर्स कम इन। वरना तो आप कैप्लन से बैठ के ये 5 एरिया तैयार कर लें, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग्स में यू विल सी कि मैं सिर्फ इनहेरिटेंस टैक्स पढ़ाते हुए इनहेरिटेंस टैक्स पढ़ाता हूं। CGT पढ़ाते हुए मैं CGT नहीं पढ़ाता हूं, मैं CGT एंड IHT पढ़ाता हूं। और फिर जब मैं इनहेरिटेंस टैक्स और CGT दोनों पढ़ा चुका होता हूं, और मैं इनकम टैक्स में पहुंचता हूं, तो मैं इनकम टैक्स नहीं पढ़ाता हूं, फिर मैं IHT CGT और इनकम टैक्स पढ़ा रहा होता हूं। ठीक है, तो जहां जहां इन टैक्सेस की आपस में कोई इंटरेक्शन आती है, आई इमीडिएटली डिस्कस देम। ठीक है, तो वो जो इंटीग्रेशन ऑफ दीज टैक्सेस है बॉयज, दैट मेक्स यू प्रोफेशनल। ठीक है ना, वरना अलग अलग तो सारे टैक्स हमने TX में देखे थे, डेफिनेटली देखे। अच्छा, अभी अगली एक चीज और जो अभी हमें डिस्कस करनी है, वो है पेपर का पैटर्न, कि हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है, वो कितने आने हैं, कैसे आने हैं, एंड हाउ वी कैन सिक्योर बेटर मार्क्स। बाय द वे, ये जी मेरे नोट्स हैं, जो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली E कॉपी सेंड हो चुकी होगी। एक क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं एग्जाम फॉर्मेट पे रोशनी डालना शुरू करूं, बॉयज, ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें बुक खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, किट खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। तो भाई, कैप्लन की किट तो जरूर खरीदनी है आप लोगों ने। बुक के लिए आप स्टडी हब भी यूज कर सकते हैं, और कैप्लन की बुक भी यूज कर सकते हैं। कैप्लन की बुक जरा थोड़ी ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन सर क्या बुक पढ़नी है कि आपके नोट्स पढ़ने हैं? बॉयज, दैट डिपेंड्स हाउ मच मार्क्स यू वांट टू सिक्योर एंड हाउ मच टाइम डू यू हैव। लाइक मैं ये क्लेम करता हूं कि अगर आप मेरे नोट्स पढ़कर और जो मैं क्वेश्चंस रिकमेंड करता हूं वो करें, या किट करें सारी की सारी, तो आप अराउंड 70 प्लस माइनस मार्क्स ले सकते हैं। बट इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन दैट, तो फिर आपको बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन बुक पढ़ने का बच्चों एक तरीका है, और वो तरीका ये है
कि जो तुमने आज टॉपिक पढ़ा है, आज ही उसकी बुक पढ़ो। ये नहीं होगा कि मैं एंड पे जाके आप बुक खोल लें और बुक पढ़ने बैठ जाएं। जो भी स्टूडेंट एंड पे जाके पूरी बुक पढ़ने की कोशिश करता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि वो उस नॉलेज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, दैट एक्सटेंट ऑफ नॉलेज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और फिर वो अच्छे स्कोर कर पाते हैं एग्जाम में। मैंने देखा है ज्यादातर वो बुक ही उनके गले पड़ जाती है। तो प्लीज बुक को सेशन एंड में ना पढ़ें। अगर आपने बुक पढ़नी है तो आप जैसे ही कोई रिकॉर्डिंग लें किसी टॉपिक की, फौरन उसकी बुक पढ़ें। अदरवाइज बुक से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग या एग्जाम्पल्स जरूर करें। ठीक है, दैट इज मच बेटर नुमान। आई मीन, बुक पढ़ने से बहुत बेहतर होता है कि आपने अगर सोचा है कि मैंने किट में 80 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो बेटा आप 50 कर लें, आप 60 कर लें, आप 80 के 80 कर लें, बुक पढ़ने के बजाय कि सेशन एंड पे मैं बुक पढ़ूंगा बैठ के। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा आता हूं मैं पेपर के पैटर्न के ऊपर जी। पेपर का पैटर्न ऐसे है जी कि हमारे पास 3 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के। ठीक है जी। कितने गया मेरा हाईलाइटर? 2 क्वेश्चन है बॉयज, 25 मार्क्स के। और एक सिनेरियो क्वेश्चन होता है ए पार्ट ऑफ योर पेपर विच इज 50 मार्क्स क्वेश्चन। बट मजे की बात यह है कि आपने 3.25 घंटे में 100 मार्क्स अटेम्प्ट ही नहीं करने, बॉयज एंड गर्ल्स। आपने अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 80 मार्क्स। लेकिन उन 80 मार्क्स को आपने किस तरह से अटेम्प्ट किया, इसकी बेस पर 20 नंबर और मिलेंगे आपको। है जी। किस तरह से आपने इन 80 मार्क्स को अटेम्प्ट किया, प्रोफेशनली या जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, री राइटिंग ऑफ नॉलेज, तो इसकी वजह से 20 नंबर और मिलेंगे। बट द गुड थिंग इज, द थिंग विच इज वेरी मच मोटिवेटिंग इज कि आप लोगों को 100 नंबर का पेपर सॉल्व करने की आप जरूरत ही नहीं रहेगी। आप सिर्फ 80 मार्क्स सॉल्व करते हैं। है जी। मैं आपको एक ATX पेपर की एक और अच्छी चीज भी दिखा सकता हूं कि एक तो हम 100 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करते, हम्म, और दूसरा, उससे भी मजे की चीज, मैं आपको कोई किट ओपन कर लूं तो मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट अ सेकेंड। या देयर वी गो। अच्छा, मैं आपको किसी भी एक रैंडम क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम दिखाता हूं एज अ गुड न्यूज। जैसे ये एक मार्किंग स्कीम मुझे नजर आ रही है। देखिए जरा इस मार्किंग स्कीम में पहला पार्ट है अराउंड 4 मार्क्स का। लेकिन बॉयज, जो टॉपिक के लिए मार्किंग स्कीम बनी है उसमें मार्क्स कितने अवेलेबल हैं? 5। यानी कि 1 नंबर एक्स्ट्रा है। यानी कि तुम इन दोनों में से कोई एक चीज का 1 पॉइंट गलत भी कर लोगे तो भी 4 में से 4 मिलेंगे, क्योंकि अवेलेबल 5 हैं। समझ रहे हो? अगले क्वेश्चन में ये देखो, जैसे 8.5 अवेलेबल मार्क्स हैं, लेकिन तुमने अटेन कितने करने? मैक्सिमम 7। यानी कि 1.5 नंबर एक्स्ट्रा दिया। 1.5 नंबर अगर तुम मिस करा दो या गलत कर दो तो भी 7 में से 7 आएंगे। बिल्कुल उसी तरह से ही, जैसे मैं थर्ड पार्ट पे आऊं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें अवेलेबल है 7.5। यानी कि 1.5 नंबर गलत कर लो या मिस भी कर दो तो भी तुम्हें 6 मार्क्स में से 6 मिलेगा। और बस आप अगर गौर करें तो सिर्फ इसी पेज में ही 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ही 1 नंबर यहां से, 1.5 यहां से, 1.5 यहां से, एंड 2 मार्क्स यहां से। 3, एक 4 और 2। यानी कि तुम 25 नंबर के क्वेश्चन में से 5 नंबर की चीजें गलत भी कर दो तो भी 25 में से 25 नंबर आएंगे। आपको बच्चों समझ आ रहा है कि 25-25 के 2 क्वेश्चन है, तो इस तरह के 10 एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें हो गए और 10 एक्स्ट्रा मार्क्स हो गए 50 मार्क्स वाले में। अब अगर आप मेरे जज्बात समझ पाए हैं तो आपको यह अंदाजा हो रहा है कि 100 में से एक तो आपने नंबर लेने 80 हैं। 80 की बेस पे 100 नंबर आने हैं। और उस 80 में से भी अगर तुम 20 मार्क्स गलत भी कर दो तो 80 में से 80 आ जाएंगे।
तो इफेक्टिवली तुम्हें समझ आ रहा है 60 मार्क्स अटेम्प्ट करके 100 नंबर लेते हैं हम, बॉयज एंड गर्ल्स। नाउ इट्स सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन हमारे 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह की चीजें कभी गौर ही नहीं करते। अच्छा, इससे अगली बात यह है कि सर ये जो एरियाज अभी हमने डिस्कस किए, इनमें से कौन सा एरिया, हाँ सर, ये जो कैपिटल गेन टैक्स है, ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है, ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, किस किस क्वेश्चन में कौन कौन सा टैक्स आता है? तो बस एटीएक्स में ऐसा कोई मजाक नहीं है। एटीएक्स में वो ये हमें नहीं बताता, मैं बिल्कुल अभिनुमान इस पे आ रहा हूं, एटीएक्स में वो हमें ये बिल्कुल नहीं बताता कि ए क्वेश्चन नंबर 1 कहां से होगा, 2 कहां से होगा, या 3 कहां से होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल बनाई, मैंने आपको कहा एक बंदा आपको कह रहा है कि मेरे फादर से एक बिजनेस मैंने इनहेरिट किया और वो बिजनेस मैं 2 साल चलाऊंगा और फिर मैं वो बिजनेस दे दूंगा अपने एक कंपनी के नाम कर दूंगा। तो आप देखिए इसमें ये किसका क्वेश्चन है, ये कॉर्पोरेशन टैक्स का भी है, ये इनकम टैक्स का भी है, ये आईएसटी का भी है, ये एनआईसी का भी है। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, जहां तक बात है प्रोफेशनल मार्क्स की, तो नोमान भाई एंड रेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, देखो मेरा ये मानना है कि वो टीचर जो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 1 घंटे का एक लेक्चर दे और उसमें सिखाए कि बेटा प्रोफेशनल मार्क्स ऐसे लेते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से वो मगरो ला देता है। ठीक है, आप मेरी रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे, मैं आप लोगों को इस तरह से कहानी बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई रिलीफ है अगर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मे बी इन, असल में मैं अभी एग्जाम्पल इस वजह से नहीं दे पा सकता क्योंकि आपने अभी कोई भी टैक्स पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि लेट से प्रोफेशनल मार्क्स आप कैसे लेते हैं, तो मेरा बेटा सिर्फ इस चीज का अगर ध्यान रखा जाए कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है और उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन से रेलेवेंट आंसर मैं दे रहा हूं कि नहीं दे रहा। ठीक है, और जो आंसर मैं दे रहा हूं ये पढ़ने के बाद क्लाइंट पैसे देगा, अगर क्लाइंट पैसे देगा तो एग्जामिनर भी प्रोफेशनल मार्क्स दे देगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोफेशनल मार्क्स पे ऐसी कोई डिस्कशन करूं कि आपको अभी समझ आ जाए कि प्रोफेशनल मार्क्स कैसे मिलते हैं, तो ये बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि जब तक मैं आपको किसी सिनेरियो के अंदर, जैसे मैं जब आप में क्वेश्चन डीब्रीफ वीडियोस आप मेरी लेंगे जो इसके कैंपस इनसाइड में अवेलेबल हैं, तो आप देखना मैं 2 तरह से आंसर दे रहा होता हूँ चीजों के। एक मैं ऐसे दे रहा होता हूँ कि बेटा ये तो मैंने आंसर दे दिया, इससे मेरे टेक्निकल मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन बेटा इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे प्रोफेशनल मार्क्स भी आए, तो उसके लिए मैं आपको एक और आंसर दे रहा हूं और आप देखना वो आंसर जिसमें प्रोफेशनल मार्क्स भी ले सकते हैं आप, वो आंसर उस आंसर से रिलेटिवली छोटा होता है और नंबर भी ज्यादा दिलवा रहा होता है। ठीक है जी, अब ये आपको मेरी क्वेश्चन डी ब्रीफ वाली जो वीडियोस हैं वो देखनी होंगी, तो आप समझ पाएंगे कि प्रोफेशनल मार्क्स लेने का तरीका क्या है। ठीक है, मैंने हर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रैक्टिकली डिस्कस किया हुआ है कि बेटा ये बात ऐसे भी लिखी जा सकती है और यही बात अगर तुम इस अवेलेबल डेटा की वजह से ऐसे लिखो तो प्रोफेशनल मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अनुमान भाई आपने वो क्वेश्चन डीब्रीफ वीडियोस जब देखेंगे आप, तो फिर यू विल सी कि काफी इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा आपको। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद ये एक क्वेश्चन और होता है कि सर क्वेश्चन पेपर में थ्योरेटिकल पोर्शन कितना होगा और न्यूमेरिकल पोर्शन कितना होगा। एज फार एज यू गाइज नो कि इट्स अ प्रोफेशनल पेपर, और प्रोफेशनल पेपर का मतलब है कंसल्टेंसी का आंसर देना है आपने, वो इस कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट में आप बताएं थ्योरी कितनी होती है, मतलब रिपोर्ट में कैलकुलेशन कितनी होती है। बेटा एंड पे एन एक्सर ही लगा होता है एक, समझ रहे हैं ना, एंड पे एक एन एक्सर लगा होता है कैलकुलेशन का, बाकी तो एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ही देते हैं हम अपने क्लाइंट्स को। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मे बी 50 और समटाइम्स इवन मोर देन 50% पोर्शन ऑफ योर एग्जाम्स वुड बी बेस्ड अपॉन थ्योरेटिकल पोर्शन रादर देन न्यूमेरिकल। ठीक है जी, तो इस वजह से it's almost 50-50, but sometimes theoretical portion even increased by 5 or 10 more percent। ठीक है जी,
ले जी, ये मेरी साइड से आप लोगों को थ्योरी एक्सप्लेन होगी कैलकुलेशन की। नहीं नुमान, ऐसे होगा कि मैं आपको कहूंगा कि मेरी सैलरी है 60,000, ठीक है, और मेरा एम्प्लॉयर मुझे कह रहा है कि किरमानी, या तो हम तुम्हें एक कंपनी की गाड़ी दे देते हैं जिस गाड़ी पर हर रोज तुम ऑफिस आ जाया करो और चले जाया करो और पर्सनल यूज भी कर लिया करो, या फिर वो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें गाड़ी नहीं देता, मैं तुम्हारी सैलरी 10,000 से बढ़ा देता हूं और फिर तुम गाड़ी खुद फाइनेंस कर लो। अब आप मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहे होंगे पेपर में, मोस्ट प्रोबेबली, कि बताएं क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस है अगर मैं गाड़ी लूं और क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस है अगर मैं अपनी सैलरी बढ़वा लूं, ठीक है। और फिर मे भी आप एंड पे मेरे से रिकमेंडेशन मांग रहे हो कि कीपिंग ओनली द टैक्स इन योर माइंड, व्हाट वुड बी द बेटर और टैक्स इफेक्टिव सॉल्यूशन, शुड आई गेट अ कार्ड और दैट। तो अब उसके लिए जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स कितने आए हैं, और फिर कंपैरिजन के लिए आप थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। हाँ अब्दुल्ला भाई, ये जो मेरा सीक्वेंस है टीचिंग का, जो मैं आपको कह रहा था प्लीज फॉलो करें, ये अब्दुल्ला सिर्फ इसलिए है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए विद इन द सेशन, ना कि सेशन को एंड करके। देखिए, अगर आप कभी इनकम टैक्स से शुरू कर पड़ेंगे तो फिर आप शायद सेशन के दरमियान में कहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे पास एक आपकी जो किट है उसके अंदर इंडेक्स में, ठहरा मैं आपको बल्कि साथ ही दिखा भी देता हूं रादर देन जुबानी जुबानी के। एक सेकेंड, लेट मी कम टू द इंडेक्स। देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि आप पहले इनहेरिटेंस टैक्स और फिर सीजीटी पढ़ें। उसकी रीजन ये है कि आपकी किट के इंडेक्स में, ये देखें, एक हेडिंग है जिसका नाम है कैपिटल टैक्सेस। ये देखें, थर्ड पेज पे। अब कैपिटल टैक्सेस का क्या मतलब है भाई? सीजीटी और आईएचटी। अब अगर आपने आईएचटी से शुरू किया और फिर सीजीटी पढ़ा, तो आईएचटी और सीजीटी कंप्लीट करने के बाद, आईएचटी एंड सीजीटी कंप्लीट करने के बाद आप इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से मेरे ख्याल में मैंने इसकी 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 और इसकी रिकॉर्डिंग्स डीब्रीफ भी दी हुई हैं। हाँ, तो आप नुमान जो क्वेश्चन डीब्रीफ है एक आधा, ठीक है, उनको देखें ना। जैसे फिट्जराल्ड मॉरिसन वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया होगा, कैडा वाला किया होगा, कोई एक दो मैंने सॉल्व किए होंगे, आप उनको देखें कि मैं इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ता हूँ और फिर उसको कैसे यूज करता हूँ, ठीक है। और ये कैपिटल टैक्सेस वाले पोर्शन को आप करें सीजीटी आईएसटी के बाद। अच्छा, फिर उसके बाद मजे की चीज क्या है, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं आगे इनकम टैक्स की रिकॉर्डिंग्स पे चला जाऊंगा। अच्छा, अब इनकम टैक्स में मैं ये नहीं चाहता कि आप पूरा इनकम टैक्स कवर करें। ये देखें जरा, गौर फरमाएं। इनकम टैक्स में आपने इंप्लॉयमेंट इनकम को पोर्शन कवर किया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीजीटी आईएसटी और एम्प्लॉयमेंट इनकम के, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से आप ट्रेडिंग प्रॉफिट पढ़े इनकम टैक्स में, सीजीटी आईएसटी एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट के ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। आप इधर आ जाए करने के लिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप लेट से कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ते हैं। तो अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स का मिक्सचर है, ठीक है। और ये फाइनली वो क्वेश्चन आ गए जो प्योरली कॉर्पोरेशन टैक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरा ये जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप प्लीज इस सीक्वेंस को फॉलो करें, वो वलीद बेटा है ही इसलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वाइल कवरिंग द सिलेबस सॉल्व कर सके। एनीथिंग एल्स बॉयज एंड गर्ल्स? So you are good to go to start your session, boys and girls. Do you need anything else from my side? Any further explanation or some guidance or something? Okay. तो हाँ वलीद, उसके लिए हम वो करते हैं लाइव सेशंस, ठीक है। वो लाइव सेशंस हम ऐसे कर लेते हैं कि अल्टरनेटिव सैटरडे को रख सकते हैं हम, ठीक है। लाइव सेशंस मेरा बेटा, हम कोई लाइव सेशंस रख सकते हैं
ठीक है। इफ यू वांट देम टू बी ऑन एवरी सैटरडे, वी कैन डू एवरी वीक, वी कैन डू दैट। वो फिर मैं हाफ आवर का रख लूंगा, क्वेश्चन आंसरिंग सेशंस। और वी कैन मेक इट 1 आवर, बट अल्टरनेटिव वीक्स में। ठीक हो गया। मोस्ट प्रोबेबली फिर मैं थोड़ा सा स्केड्यूल देख लूं, तो मैं देख के फिर मैं ये ई कैंपस के स्टाफ को बता देता हूँ कि हम फिर कोई फिक्स कर लेते हैं, जैसे अल्टरनेटिव वीक्स फिक्स कर लेते हैं हम। एक वीक हम ले लेंगे क्वेश्चन आंसरिंग सेशन, और एक वीक हम मिस करेंगे, और फिर अगले वीक में फिर ले लिया करेंगे। कोई इस तरह का हम सीक्वेंस बना लेते हैं। अब्दुल्ला, स्टडी प्लानर इज माय सीक्वेंस ऑफ अपलोडिंग द लेक्चर्स। ठीक है, कि आपको पहले आईएसटी पढ़ना है, फिर आपको सीजीटी पढ़ना है, फिर आपको इनकम टैक्स में एम्प्लॉयमेंट पढ़नी है, फिर इनकम टैक्स में ट्रेडिंग पढ़नी है, फिर इनकम टैक्स में इन्वेस्टमेंट्स पढ़नी है। ठीक है, दैट इज माय प्लानर, कि आपको इस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा जी। चलिए, वंडरफुल। यू वेलकम, यूर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स। अल्लाह पाक आपको ज्यादा से ज्यादा कामयाबियां अता फरमाए, आपकी सभी दरीना ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आपको अच्छा ओहदा और मर्तबा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।